Hello to all my dear future bankers. Welcome to the current affairs session on banking and finance part 2. शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपकमिंग बैंक एग्जाम्स वो देने वाले हैं. Alright, so now further delay, let's get started. So the first question that we have here is, what is the maturity period of the sovereign gold bond? So sovereign gold bond का maturity period क्या है? Your answer is 8 years. Okay. So now first let us understand what is sovereign gold bonds. So sovereign gold bonds were introduced by the government of India in 2015 under the gold monetization scheme. Sovereign gold bonds (SGB) जिसे कहते हैं short form में are government securities denominated in grams of gold issued by RBI on behalf of the government of India. अब हम जानते हैं कि ये sovereign gold SGB sovereign gold bond है क्या. For example, अगर आप गोल्ड खरीदने किसी शॉप में जाते हो तो वहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस देनी होती है, राइट. एंड देन उसके बाद आपको जीएसटी देना पड़ता है उस गोल्ड पे. एंड फिर जब डिज़ाइन आउटडेटेड हो जाता है तो फिर से आप उसी गोल्ड शॉप में लेके जाते हो, फिर से आप कुछ और परचेज करते हो उसके बदले में. सो ये सारी चीज़ों से बेहतर है एक आरबीआई ने एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आरबीआई लेकर आई है. ये क्या कहता है ये स्कीम? यहाँ पे आरबीआई कहता है कि जो अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई से परचेज करते हो, ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 50,000 की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई से परचेज की है, सो इस 50,000 पे आपको आरबीआई 2.5% इंटरेस्ट देगा जो कि आपके हर 6 मंथ्स पे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. सो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ये सारी बेनिफिट्स हैं. आपको 2.5 इंटरेस्ट देगा आरबीआई. नेक्स्ट इज आपको कोई जीएसटी की देने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू गिव एनी जीएसटी, ऑलराइट. एंड इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या है? इस गोल्ड बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड है 8 ईयर्स. 8 ईयर्स इसकी मेच्योरिटी पीरियड है. बट इसमें प्री मेच्योर रिडेम्पशन भी दिया गया है, यानी कि 5 साल के बाद आप कभी भी चाहे तो इसे रिडीम कर सकते हो आरबीआई से. आप इसे वापस आरबीआई को बेच के आप पैसे ले सकते हो, ऑलराइट. सो ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 साल के बाद लेते हो या फिर आप 5 साल के बाद लेते हो, उस वक्त अगर आपका गोल्ड रेट हो जाता है 1,50,000, ओके, आपने लिया था 50,000 में और जब आप वापस जब उसे आरबीआई को बेच रहे हो तो उस वक्त उसका वैल्यू हो गया है 1,50,000. सो आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है, ऑलराइट. आपको 1 लाख का बेनिफिट मिलता है. आरबीआई जो आपको पैसे देती है और इस 1 लाख पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. So you have to pay no tax on this 1 lakh rupees. So these are the benefits of sovereign gold bond. Alright, I hope this is clear to you all. Moving on to the next question. Kabil. Kabil is a joint venture company created by which union ministry? So your answer is Ministry of Mines. So what is Kabil? Let us understand what is Kabil. It is a joint venture company that is खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड. ये काबिल का फुल फॉर्म है. इट हैज बीन सेट अप विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने इसे मिलके इन लोगों ने बनाया है टू इंश्योर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट. मतलब जो भी मिनरल्स की हमारे देश में कमी है उस मिनरल को सप्लाई करने के लिए ये 3 एंटरप्राइजेस सेंटर पब्लिक एंटरप्राइज ये मिलके ये काबिल एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है. Now let us see the 3 joint venture companies. They are NALCO, that is National Aluminum Company, Hindustan Copper Limited (HCL) and Mineral Exploration Company Limited, that is MECL. अब इनकी इक्विटी क्या है पार्टिसिपेशन की? So the equity participation between NALCO, HCL and MECL is 40:30:30. Now the newly set up company will ensure supply of lithium and cobalt. So ये दो जो मिनरल्स है इसकी हमारी देश में क्राइसिस है, तो ये कंपनी क्या करेगी? इंश्योर करेगी कि इसे ये प्रोवाइड कराए इंडिया को, which is available in less quantity in the country, thus ensuring mineral security of the nation. Now the Kapil would carry out identification, acquisition, exploration, development, mining and processing of strategic minerals overseas for commercial use and meeting countries' requirement of these minerals.
अब मेरे क्लास के बाद ये जो हमारी क्लास की PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इन सभी PDFs मिलेगी हमारे सभी क्लासेस की। एंड ऑल्सो फॉर क्वेरीज, अगर आपको कोई भी हमारे कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज है, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, और यू कैन राइट एन ईमेल टू अस। Now the next question here that we have here is, which payment bank has been granted the status of a scheduled bank by the Reserve Bank of India? So your answer is Airtel Payment Banks. Now let us understand what is a scheduled bank. So scheduled bank are those that are listed under Schedule 2nd of the Reserve Bank of India Act 1934. एंड शेड्यूल्ड बैंक क्या है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत अंडर शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड है। जो भी बैंक RBI के अंडर रजिस्टर्ड है अंडर शेड्यूल 2, दे आर नोन एज शेड्यूल्ड बैंक्स। जैसे आपकी जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स, इंटरनेशनल, कोऑपरेटिव, रीजनल, रूरल बैंक्स हो गई, ये सारे सभी बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। एंड द शेड्यूल्ड बैंक होने के लिए द बैंक्स पेड अप कैपिटल एंड द रेज फंड्स मस्ट बी एटलीस्ट 5 लाख to qualify as a scheduled bank. Now these banks are liable for low interest loans from the RBI. इन banks को RBI बहुत ही कम interest rate पे loans provide करता है. Alright. Now the Reserve Bank of India granted the status of scheduled bank to Airtel Payment Banks. After the status of a scheduled bank, Airtel Payment Banks can now apply for government issue requests, proposals and primary auctions. It can also take up central and state government level businesses and also participate in government operated welfare schemes. So this is your scheduled bank. Next, what is the maximum limit of Aadhaar enabled cash withdrawal transaction per customer per terminal per day as per NPCI, that is your National Payment Corporation of India. So Aadhaar enabled payment system, it is a safe secure payment method provided by the MPCI. Now MPCI ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ये कंट्रोल करती है, जो ये कंडक्ट करती है, प्रोवाइड करती है. ऑलराइट, सो दैट अलाउज कस्टमर्स टू विथड्रॉ कैश, अवेल अदर बेसिक बैंकिंग बेनिफिट्स सच एज बैलेंस इंक्वायरी, इनेबल्स कस्टमर्स टू विथड्रॉ कैश विदाउट कार्ड्स. अभी कैसे होता है? एक ऐप है पे नियर बाय करके. ऑलराइट, पे नियर बाय ऐप को जब आप डाउनलोड करते हो और आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए. ऑलराइट, सो आप जब इसे डाउनलोड करोगे इस ऐप को, उसमें बहुत सारी प्रोसीजर हैं. उसमें आप अपने आधार नंबर को इनपुट करोगे, देन कस्टमर डिटेल्स डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, तो उसके ज़रिए एंड देन फिंगरप्रिंट को स्कैन करोगे. सो उसके ज़रिए आपके अकाउंट में कस्टमर पैसा भेज सकता है. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन विड्रॉ कैश विदाउट कार्ड्स. सो इसकी लिमिट जो है ये 5 है. सॉरी, आई फॉरगॉट टू गिव द आंसर. सो द मैक्सिमम लिमिट इज 5, यानी कि एक दिन पे आप 5 बारी एक कस्टमर एक दिन पे 5 बार विड्रॉ कर सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो. सो अ कैश रिजर्व रेशियो is the rate at which RBI borrows money from the bank. ठीक है, ये एक ऐसा रेट है जिससे RBI कैश मनी बोरो करता है बाकी बैंक से. आइए जानते हैं कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपीज एक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, राइट, एंड RBI ने जो कैश रिजर्व रेशियो जो फिक्स किया है अभी है वो 4.5%. याद रखिएगा कि ये इफेक्टिव हुआ है मई 21 से 4.5. मई 21 के पहले जो रेशियो था कैश रिजर्व रेशियो, दैट वाज 4%. ठीक है, इट वाज बिफोर 21 मई. बिफोर 21 मई CRR वाज 4%, बट 4.5% 21 मई से हुआ है. सो RBI ने 4.5% सेट किया. अब आप सेविंग्स अकाउंट में अपने, जैसे आप बैंक अकाउंट में आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है. ऑलराइट, अब इस 1000 रुपीज़ का 4.5%, इस 1000 रुपीज़ का 4.5%, दैट इज योर 45 रुपीज़, ये क्या करेगा? ये बैंक RBI को देगी. ऑलराइट, सो ये 45 रुपीज़ ये RBI को देगी. दिस इज नोन एज, ये रिजर्व करने के लिए. ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज योर कैश रिजर्व रेशियो.
एंड ये जो रेट होती है, जो रेट कैश रिजर्व रेशियो की जो रेट होती है, ये कौन सेट करता है? ये आरबीआई सेट करती है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज BIS located? That is Bank for International Settlements located. It is located in Switzerland, Basel, Switzerland. Basel एक city है in Switzerland. Alright, so ये Basel में located है. Now what is BIS? Just a minute. So Basel, yes, it is located in Basel. BIS, that is Bank for International Settlements. अब ये Bank for International Settlements क्या है? So जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑलराइट, सारी कंट्रीज की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं, इन सभी ने मिलके एक बैंक बनाया है. दैट इज नोन एज योर BIS, योर Basel for International Settlement. To foster the international monetary and financial cooperation, and it serves as or acts as a forum for central banks. So this BIS, that is Bank for International Settlements, it acts as a bank for the central banks. ठीक है, so ये सभी central banks का क्या काम करता है? It acts as a bank for the central banks. Now it was founded in 17th May 1930. जनरल मैनेजर इसके अगस्टिन कार्सन्स हैं, और करंटली इसके कितने नेशंस हैं, कितने कंट्री मेंबर्स हैं इसके? 63 कंट्रीज है. ठीक है, 63 मेंबर कंट्रीज हैं. Moving on to the next question. As per the ratings agency ICRA, what is the estimated real GDP growth of India in financial year 2022? Your answer is 9%. Now let us understand what is gross domestic product. So gross domestic product is the final monetary value of the goods and services produced within the country. This is very important. During a specified period of time, normally a year. In simple terms, GDP is the measure of the country's economic output in a year. So what is a GDP? Let us understand. यानी कि जितने भी goods and services हैं, okay, जितने भी goods and services हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल आप 1 ईयर ले लीजिए, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया के भीतर जितने भी गुड्स एक साल के भीतर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, उन सभी को कैलकुलेट करता है, उन सभी के वैल्यू को कैलकुलेट करके जो हमें मिलती है नंबर, उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोबाइल फोन हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, सो वो चाइना के जीडीपी में कैलकुलेट होगा, वो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा. हेंस इंपोर्ट गुड्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ इंडियाज जीडीपी. ऑलराइट, सो जितने भी इंपोर्टेड गुड्स हैं इंडिया के जीडीपी में वो कैलकुलेट नहीं होता है. हम उसी गुड्स को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे विद इन द टेरिटरी इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे और उसी से हम अपना जीडीपी निकालते हैं. दैट इज नोन एज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ओपन डेटा वीक? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन फाइनेंस. ये जो ओपन डेटा वीक था, ये 17 जनवरी से लेके ये 21 जनवरी 2022 तक ये वीक था. ऑलराइट, इसे किसने अनाउंस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. सो इट ओपन डेटा is the data that can be freely used, reused and redistributed by anyone, and it can be understood under 3 broad categories. ये सारी इनकी 3 broad categories हैं. Alright, now what was the aim? The aim was to encourage adoption of open data and promote innovation across India's urban ecosystem. India's urban ecosystem में innovation को promote करने के लिए, इसे encourage करने के लिए open data week को लाया गया था. अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू गाइज. जो भी आप लोग SBI IBPS की एग्जाम्स दे रहे हो, RBI प्री में भी आपको उतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट येस अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है तो इसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, एंड ये डिटेल्स हम अपनी कोर्सेज में कवर करते हैं. बट अभी आप लोगों के लिए इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं. अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपसे ये मिनिस्ट्री पूछेंगे कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था. दैट्स इट.
Alright, so the next question that we have here is IES, which was recommended by TSR Subramaniam Committee, stands for. So it stands for Indian Environment Service. So the creation of the Indian Environment Service, that is IES, was recommended by a committee headed by former Cabinet Secretary TSR Subramaniam in 2014. The committee was established to review environmental laws in the country and to bring them in line with the then required needs. Alright, environmental laws को review करने के लिए and कुछ basic and to bring them in line with the required needs, and जो भी requirements रही थी उस वक्त पे उन सभी को लाने के लिए सारे प्रोविजंस को लेके आने के लिए नए नए इस कमिटी को बैठाया गया था, जिसको हेड किया था TSR सुब्रमण्यम ने 2014 में. अब आप बोल सकते हो कि मैम ये 2014 में था तो ये अभी ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है. सो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 2022 में इफ यू आर सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन, किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तो आपको पिछले साल का नहीं पूछा जाएगा, आपको वो पूछेंगे पिछले साल के वो आपको स्कीम्स पूछ सकते हैं और वो उन्हीं स्कीम्स को पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे 2014 में ये कमिटी को बैठाया गया था, बट ये कमिटी अभी न्यूज में आया था रिसेंटली, तो ये क्वेश्चन आपको इसमें से वो लोग उठा के दे सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि जो भी 2005 या 2002 में कोई स्कीम लॉन्च किया गया है तो वो अभी पूछ नहीं सकते. अगर उस टाइम की स्कीम की बात अभी लोकसभा पार्लियामेंट में उठाई गई है, उसको लेके कुछ इश्यू हुआ है या उसमें कुछ भी रिकमेंडेशंस, प्रोविजंस, कुछ नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं, तो वो लोग आपको उस साल की भी उतनी पुरानी स्कीम्स को भी उठा के क्वेश्चंस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं. सो स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होंगे, वो सब भी मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी. एंड मैं जो स्कीम्स, जितने स्कीम्स आपको बताऊँगी उसी स्कीम्स में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बैंक एग्जाम्स में. उसके बाहर, उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Submission on Agricultural Mechanization (SWAM) is a scheme of which union ministry? It is a scheme of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched a submission on agricultural mechanization (SMUM) is in 2014 and 15 with the objectives of increasing the reach of farm mechanization to small and marginal farmers and to the regions and difficult areas where farm power availability is low. Alright. Next, SMILE is a central sector scheme launched by which union ministry? Your answer is Ministry of Social Justice and Empowerment. So Union Minister for Social Justice and Empowerment, that is Dr. Virendra Kumar, ने इस स्कीम को लॉन्च किया था. Alright, the scheme is titled as SMILE. Now the scheme aims to provide, ये scheme क्या करता है? It provides welfare measures to the transgender community and the people engaged in the act of begging. ठीक है, सो ये measures किसके लिए लाया गया है? जो लोग beg करते हैं, begging करते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, and the transgender community के लिए ये scheme को लाया गया है. एंड द स्कीम विल गिव नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी एंड अ प्रॉमिस टू अ सिक्योर्ड लाइफ टू द टारगेटेड ग्रुप एज इन योर ट्रांसजेंडर ग्रुप एंड द पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग. इन सबको लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी. मिनिस्ट्री इसके लिए कितने पैसे allocate किया है मिनिस्ट्री ने? सो द मिनिस्ट्री हैज allocated rupees 365 crore for the scheme for 5 years from 2021-22 to 2025-26. सो गाइज, आपको दो तरीके से के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एक तो आपसे सबसे पहला पूछ लेगी मिनिस्ट्री कौन, ये स्कीम की मिनिस्ट्री कौन है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. या सेकंड ऐसा भी बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री आपको बता दे, स्कीम का नाम भी बता दे और ये बोल दे कि ये बताओ कि कितना एलोकेट किया गया है, कितने मतलब अमाउंट एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के लिए. सो आपका आंसर होगा 365 करोड़. सो इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके 2-3 तरीके से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में. नाउ द नेक्स्ट इज फेडरल रिजर्व इज द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वी ऑल नो कि हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता ही है. सो यूनाइटेड स्टेट का क्या है सेंट्रल बैंक का नाम?
फेडरल रिजर्व, और हमारी इंडिया का क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो द फेडरल रिजर्व सिस्टम इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. इट वाज फाउंडेड बाय कांग्रेस in 1913 to provide nation with a safer, more flexible and more stable monetary and financial system. The Fed, that is the Federal Reserve, performs 5 key functions in the public interest to promote health of the US economy and stability of US financial systems. क्या क्या है वो 5? ये क्या करता है? कंडक्ट करता है नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी को. इट प्रमोट्स स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. इट प्रमोट्स सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इट फॉस्टर्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सेफ्टी एंड एफिशिएंसी एंड प्रमोट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. नाउ, bad advances of a bank are called your non-performing assets. Non-performing assets को हम लोग bad advances कहते हैं. अब ये non-performing assets क्या होती है? For example, आइए देखते हैं. So a non-performing asset NPA is a loan or advance for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days. For example, बैंक है ये, ठीक है. हम क्या करते हैं? बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और इसके बदले में बैंक क्या करता है? हमें इंटरेस्ट देता है हमारे पैसे पे, ठीक है. बट जब हम लोन लेते हैं बैंक से, तब हम क्या करते हैं? हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, बैंक को. वी गिव इंटरेस्ट. ऑलराइट. सो जब हम डिपॉजिट करते हैं, वी गेट इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, और जब हम लोन लेते हैं बैंक से, सो वी गिव इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट भी देते हैं. सो लोन कई प्रकार के हो सकते हैं. आप पर्सनल लोन हो सकता है, ऑलराइट, बिजनेस लोन हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड हो सकता है. सो ये कई तरीके के लोन्स होते हैं. अब जब हम ये लोन लेते हैं और इसके बदले में हम इंटरेस्ट भी देते हैं, तो जब ये इंटरेस्ट बैंक को मिलता है, ऑलराइट, सो ये क्या हो जाता है? बैंक के लिए, ये बैंक के लिए एक एसेट बन जाता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को अपना घर रेंट पे देते हो, ठीक है, आप अपना घर किसी को रेंट पे देते हो यूज करने के लिए, और आपको जो भी आपका है, जो भी रह रहा है उस घर पे, वो आपको पैसे नहीं देता है. सो क्या हो जाता है? जो एसेट से आपको पैसे मिलने वाला था, आपका घर आपका एसेट हुआ, आपने उसे रेंट पे दे दिया किसी को, और वो आपको दे नहीं रहा है पैसे. सो वो क्या हो गया? आपका एसेट जो आपको पैसे दे रहा था, वो अब आपको उसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है. सो वो आपका हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सो इसी तरीके से लोन, अगर आप लोन लेते हो बैंक से और आप इंटरेस्ट नहीं देते हो, या फिर आप उसकी EMI नहीं भर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर रहे हो 90 डेज तक, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है बैंक के लिए. ऑलराइट, क्योंकि बैंक को इससे तो घाटा हो रहा है, सो इट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सो दिस इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. Moving on to the next question, the Bombay Stock Exchange was set up in 1875. Bombay Stock Exchange, that is your BSC. It is the first ever stock exchange in Asia. It was established in 1875. ऐसे questions आते हैं कब establish हुआ था. And the first in the country to be granted permanent recognition under the Securities Contract Regulation Act 1956. Based upon Mumbai, India, BSC lists close to 6,000 companies. Almost 6,000 कंपनियां listed हैं under BSC, Bombay Stock Exchange, and it is one of the biggest exchanges on the earth, along with the New York Stock Exchange, London, Japan, and Shanghai Stock Exchange. BSC helped a lot to develop India's capital markets, including retail debt market, and has helped grow the Indian corporate sector. Now the next question that we have here is, the GST Council has decided to defer the increase in GST rate on which product? किस product पे increase किया है GST rate को? Your answer is textile. Now Goods and Services Tax Council in its 46th meeting in New Delhi decided to defer a hike in the GST rate for textiles to 12% from 5%, यानी 5% से 12% का इसमें hike हुआ है. Now the GST on all ready-made textiles items except those made with cotton, जो cotton से नहीं बना है, was earlier hiked to 12%. The GST on footwear except those below rupees 1,000 was also hiked to 12% from 5%. यानी कि जो भी items हैं, alright, those items that is below rupees 1,000 उस पे नहीं है, बट जो 1,000 के ऊपर है उस पे हाइक किया गया है 5% से
12%, मतलब पहले 5% था, अब 12% हाइक कर दिया गया है। अब कौन सी स्टेट थी, रिप्रेजेंटेटिव्स थे स्टेट्स के जिन लोगों ने अपोज किया इस हाइक का? सो गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सारी स्टेट्स ने अपोज किया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन. Please subscribe to our channel, like and share.